जय हिंद दोस्तों। काल एकेडमी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि सर आप लोग के लिए एक टॉपिक लाया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश जो ग्रामर है, इसमें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। क्या होता है पोएटिक डिवाइसेस, उसका दूसरा फॉर्मेशन क्या है और किस प्रकार से हम पोएटिक डिवाइसेस को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ भी जानने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं ये जो ग्रामर का पोर्शन लेकर आया हूँ ये ऑल एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 10th 11th 12th सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी समझने में प्रॉब्लम होती है पोएटिक डिवाइसेस को, जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। जो भी चीज़ हम बोलते हैं या लिखते हैं, निश्चित है कि नॉर्मल तरीके से तो सभी लोग बोल देते हैं, लेकिन उसको अलंकृत करना, उसको डिजाइनेशन करना, उसको स्पेशल बनाने को ही हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम बताना चाहेंगे फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारा पोएटिक डिवाइस को, अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको काव्य सुंदरीकरण कहते हैं या उसे अलंकार कहते हैं। तो ये बात हो रही हिंदी का। अलंकार का मतलब होता है सजाना। हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से लिखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो सेम हम यहाँ पर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक्सप्रेशन यूज टू मोर अफेक्ट, अगर कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसको अफेक्टिव बनाने के लिए, बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कि हमारा जो रीडर और लिसनर है हमारे बात को, हमारे जो सेंटेंस हम वक्तव्य करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, तो मैं ये जो चैप्टर हूँ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाना चाहूँगा। तो क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में इसको समझना चाहेंगे, तो आई विल ट्राई टू बी just conversed and explain all things in Hindi and English both. Okay, so first of all I would like to tell you that the poetic devices, whatever used in the sentences in poetics and in any drama, we have to be expelled there with the expression of more attractive, because if I make attractive sentences in either writing or speaking, that will be attract to the others. Because of this they were eager to be listen, they were eager to be study my sentences. To the decorated of that speech, whatever I have written or I have listened, that is called poetic devices and figure of speech. Name here describe the poetic devices. Device, what is called devices? Devices means the instrument which makes our sentence more attractive. Here we are going to explain is device. Lot of devices present to attract our speeches or our writings. To attract our speeches or writings, these devices has been categorized approx 50 to 20, 15 से 20, 50 to 20 devices is available. It is available also more than that, but mainly if you ask the question how many poetic devices available, approx 50 to 20. I will explain here approx 16 poetic devices, that is called the figure of the speech. These 16 devices, how categorized, how they explain, I will tell you one by one. First of all, I would like to tell you what is called figure of speech. Expression used to more effective. Whatever the expression, these 16 expression available here, which will give you the special data, a special effect, attraction of your speech for the reader or listener. ठीक है, जो भी हम लिखते हैं, अगर उस नॉर्मल, अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस को अट्रैक्ट बनाने का तरीका ही पोएटिक डिवाइस बनाता है। जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच में हमने पहले ही बताया, ये इट विल गिव्स क्लियर पिक्चर्स व्हाट यू ट्राइंग टू कन्वे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो हो सकता है कि सामने वालों को समझना है, उस चीज़ को समझाने के लिए, उस चीज़ को मोर क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में अलंकार यूज़ किया जाता है कि सेंटेंस को तैयार करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉर्मल आप देखिए डेली लाइफ में हम क्या पहनते हैं, नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, नॉर्मल टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स, वटेवर, ये सारे नॉर्मल से। लेकिन कहीं अगर उसको अलंकृत, हमें खुद को अगर सजाना है तो हम क्या करते हैं, स्पेशल कपड़ा पहनते हैं। अगर पार्टी, अगर अच्छी पार्टी है तो हम कोट पैंट पहनते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी है तो गर्ल्स और लेडीज़ में क्या लहंगा पहनते हैं, अच्छे तरीके से गाउन पहनते हैं। इसका मतलब कि गाउन, उसके अलावा डेली लाइफ में हम मेकअप नहीं करते हैं, लेडीज़ लोग मेकअप करते हैं जब भी कोई पार्टीज होते हैं, कुछ स्पेशल मेकअप किया जाता है। तो सेम अगर कहें कि नॉर्मल सेंटेंस हम जब लिखते हैं वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर बात करते हैं कि अलंकार का, फिगर ऑफ स्पीच का, पोएटिक डिवाइस का, तो यही पोएटिक और डिवाइस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर मेकअप, ऑफ योर रिटेन स्टेटमेंट। कोई भी रिटेन स्टेटमेंट में ये अलंकार है, ये आपका क्या है, स्पेशल मेकअप किट, यू कैन से दिस इज द किट ऑफ योर
मेक अप ऑफ योर होल डिस्क्रिप्शन वट एवर यू रिटन इन योर स्टेटमेंट, ठीक है। जो भी चीज़ लिखते हैं ये सभी चीज़ से आपका क्या होता है कि स्टेटमेंट अच्छा दिखता है, अच्छा दिख। इसका मतलब क्या है, ये पूरा एक किट है, दिस इज द किट इन विच दिस 16 वट एवर आई एम टेलिंग टू यू, दिस 16 पोएटिक डिवाइसेज यूज टू डेकोरेट, सजाने के लिए ये 16 डिवाइस हम यूज़ करेंगे। एक एक करके मैं इसका डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे इजी तरीका मैं बता दिया कि 16 किट है, एक वैनिटी बॉक्स में रखा हुआ है, डेकोरेटिव बॉक्स है, उसमें 16। अब जो हमारे सेंटेंस आएंगे उसे हमें पहचानना है कि कौन सा, जैसे एग्जांपल आपसे अगर पूछा जाए कि बिंदी, वैसा आप कह सकते हैं कि हमारा वैनिटी बॉक्स है, कोई ऐसा चीज़ बताइए जो सर पर लगाया जाता है, गोल होता है, दैट इज कॉल्ड बिंदी। सेम अगर कोई स्टेटमेंट आपको दिया जाए तो यू विल हैव टू चूज देयर कि विच डिवाइसेज हैज बीन यूज्ड हियर, तो सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक एक करके उस कैरेक्टरिस्टिक का मैं एक्सप्लेन करूंगा। एन एक्सप्रेशन दैट यूज वर्ड्स टू मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑर्डिनरी मीनिंग, मतलब साधारण जो मीनिंग है उससे थोड़ा अलग बनाकर सामने वालों को और अच्छे तरीके से समझाना ही हमारा मकसद है पोएटिक डिवाइसेस का, फिगर ऑफ स्पीच का, ठीक है। स्पीच का जो भी फिगर है, फिगर मतलब इस तरह दिखने में, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। और ये फिगर कौन बनाता है, तो पोएटिक डिवाइस बनाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहला बात करेंगे हम फर्स्ट सिमिली का, ओके। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो जो सिमिली में जो होता क्या है कि सिमिली वैसा डेकोरेटिव है, पोएटिक डिवाइस है इन विच दो या दो से अधिक अगर हम कोई भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो मेनली क्या होता है, कंपेयर टू और मोर थिंग दैट पोसेस अ सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे SIM से बना सिमिलर, ठीक है ना, SIMIL सिमिलर, देख रहे हैं SIMIL सिमिलर, यानी कि सिमिलर क्वांटिटी। तो सिमिलर क्वांटिटी के लिए दो वर्ड सिमिली में यूज किया गया, इसको सिमिली पढ़ा गया, इसी से सिमिलर का ये फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म फॉर्म है सिमिलर। सिमिली का मतलब होगा सेम, जस्ट कह सकते हैं एज और लाइक। दो वर्ड आपको याद, जैसे ही कोई सेंटेंस में एज और लाइक अगर रहेगा, एज और लाइक, ये कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे याद करने का क्या तरीका है कि सिमिली, सिमिलर से ही ट्रांसफॉर्म वर्ड बना है, तो दैट इज कॉल्ड सिमिलर, मतलब एक जैसा। एज और लाइक दोनों का मीनिंग भी एक होता है, इसीलिए सिमिली जो होगा, अगर किसी सेंटेंस में आपके एज और लाइक सेम अगर वैल्यू पुट होता है, यहाँ पर एज और लाइक अगर लिखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड सिमिली, जो होगा फर्स्ट नंबर पोएटिक डिवाइस कहलाएगा। चेक करते हैं कैसे इसको हम पहचानेंगे। जैसा कि नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, एज स्लो एज टॉर्टोइस, हमने जैसा बोला एज का प्रयोग जहां पर आपको मिले, सिमिली ये पोएटिक डिवाइस है। सेम एज ब्लाइंड एज बैट, एज टॉल एज जिराफ। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। एज स्वीट एज शुगर, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज ओल्ड एज द हिल्स, एज कूल एज द cucumber, एज क्लियर एज अ क्रिस्टल, एज टफ एज द लेदर। ये एज का एग्जाम्पल हो गया। अगर सेम लाइक का एग्जाम्पल देखा जाए तो जम्प्स लाइक अ फ्रॉग, क्या हो जाएगा, जम्प्स लाइक अ फ्रॉग, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। लाइक का बहुत सारे एग्जाम्पल, सिंग्स लाइक अ कुकू, सिंग्स गाना गाते हैं लाइक अ कुकू, सिंग्स लाइक अ कुकू, ठीक है। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, जैसे रन्स लाइक द विंड, हवा की तरह दौड़ना, रन्स लाइक द विंड, विंड हवा की तरह दौड़ना। तो जैसा देखा कि जहाँ लाइक आपको दिखे सिमिली है, जहाँ एज दिखे वो क्या सिमिली है। तो सिमिली को बहुत इजी तरीके से आप पहचान सकते हैं, और एग्जामिनेशन में आपको रहेगा कि जम्स लाइक या कोई भी एक आपको स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, उसमें अगर लाइक वर्ड यूज़ किया रहा है और एज यूज़ किया रहा है कंपेयर में, तो आप क्या यूज़ कीजिएगा कि वो सिमिली हमारा क्या है, पोएटिक डिवाइसेज यूज़ किया गया है। तो जैसा कि इस तरह के एग्जांपल्स आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माई लव इज़ लाइक अ कपल पिजन, हमारा प्यार जो है लव किसके तरह है, कपल पिजन के तरह है, ठीक है। तो यहाँ लाइक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कौन, हमारा सिमिली हो जाएगा। सेम माई सन चैटर्स लाइक अ मंकी, कंपेयर किया जा रहा है ना मंकी से, लाइक अ मंकी, तो ये हमारा लाइक अ मंकी क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा
सिमिली जो है हमारा पोएटिक डिवाइसेस हो जाएगा, उसके एग्जांपल्स हो गए। तो नाउ आई एम थिंकिंग दैट यू कैन वेरी इजीली रिकॉग्नाइज द विच poetic devices used in the sentences. Okay, just you will see that the word as and like, if you find this word, two words in your sentence, that is called figure of speech, which is related with the simile, parts of the simile. Now second number थे metaphor के पर। जैसा कि अगला जो मेटाफोर है, मेटाफोर भी इट ऑल्सो रिलेट्स एंड कंपेरिजन बिटवीन टू नाउन्स। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि सिमिली में हमने क्या यूज़ किया था, कि सिमिली में जो यूज़ किया था एज और लाइक, ये दो वर्ड्स का यूज़ करके हम कंपेयर किए थे। ठीक है, सिमिली में एज और लाइक ये दो स्पेसिफिक वर्ड है जिसका हमने वहाँ यूज़ किया था। लेकिन बात अगर किया जाए मेटाफोर का, तो मेटाफोर में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे कंपेरिजन में। बोथ आर सेम, दोनों में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि सिमिली में एज और लाइक वर्ड का यूज़ करेंगे, मेटाफोर में ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इन योर एग्जामिनेशन इफ एनी सेंटेंस हैज़ बीन गिवन अ कंपैरिजन फॉर द बोथ, बट यू विल हैव टू सेलेक्ट हियर कि इन विच द सेंटेंसेस यूज आइदर एज और लाइक। इफ नॉट यूजिंग एज और लाइक देन दैट इज कॉल्ड मेटाफोर। जैसे हम देखते हैं माई मॉम हैज़ हार्ट ऑफ डायमंड, यहाँ माई मॉम हार्ट का जो कंपेयर डायमंड के साथ किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ना एज यूज किया गया ना लाइक किया गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये मेटाफोर है। सी इज सच अ फायर क्रैकर, यहाँ उसको जो है कोई लड़की है उसको फायर क्रैकर के साथ हम यूज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ना एज वर्ड है और ना लाइक वर्ड, इसका मतलब ये क्या मेटाफोर है। योर आईज आर स्टार, हमारा आई जो है योर आईज आर स्टार, स्टार के तरह हम कंपेयर करें कि तारे की तरह चमक रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ना एज यूज कर रहे हैं ना लाइक यूज कर रहे हैं। दस we can very easily simplify or compare here, both are same but both are going to be compare each other in any two nouns or more than two nouns, but what are the difference of the, if as or like a word is used in your comparison then that is called simile, and if not used that is called metaphor. Okay, note it down, very important, both are different but will have to be recognized what are the difference between the both. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं पर्सनिफिकेशन के लिए। अब जैसा कि अगला जो हमें पोएटिक डिवाइस में जो फिगर ऑफ स्पीच में जो है वो है पर्सनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वर्ड सबसे पहले देखेंगे, पर्सन यानी किसी पर्सन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा वर्ड्स जो क्या करे कि पर्सन को डिनोट करे, इसके किसी भी पर्सन को यानी कि लिविंग थिंग को डिनोट करें, लेकिन एक्चुअली में वो पर्सन नहीं हो, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, नॉन लिविंग। इसका मतलब कि नॉन लिविंग सेंटेंस को अगर किसी भी पर्सन से हम अगर कंपेयर कर कर उसको बताएं तो ये क्या कहलाएगा, पर्सनिफिकेशन कहलाएगा। ओके, तो पर्सनिफिकेशन जो यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डीप मीनिंग समझने के लिए, हम क्या कंपेयर कर देते हैं किससे, तो हम कंपेयर कर देते हैं उसे लिविंग से, यानी कि किसी पर्सन से। तो इसका हम समझेंगे पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी क्या फिगर ऑफ द स्पीच है दैट इज यूज टू एट्रीब्यूट ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब कि ह्यूमन करेक्टरिस्टिक को बताएगा, ये क्या करेगा, उसको कोट करेगा एंड टू समथिंग, लेकिन क्या है कि एक्चुअली में वो पर्सन है नहीं, वो क्या है, नॉन लिविंग है। ये क्या पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग है। थोड़ा सा अलग लग रहा है समझने में कि कोई भी ऐसा चीज़ जो नॉन लिविंग है उसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, पर्सन से कर रहे हैं, उसको डिनोट किया जा रहा है। ये जनरली क्या नामी है कि पर्सनिफाई किया जा रहा है अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी को, कोई भी इसका क्वालिटी को नॉन लिविंग क्वालिटी को अब्स्ट्रैक्ट को हम पर्सन से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन कहलाता है। तो कुछ एग्जांपल देकर इसको हम समझने का कोशिश करेंगे कि क्या इसमें यूज़ किया जा रहा है। अब हम इस एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं कि द मून, आकाश में मून है, किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर्स। ऐसा बोला जा रहा है कि जो मून है ऐसा लगा कि जब हम पिक्चर को क्लिक कर रहे थे तो मून हमें किस किया। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, मून किस तो करिए किया नहीं है, ये क्या एज्यूम किया गया कि जैसे कि पर्सनिफिकेशन बनाया गया कि पर्सन क्या होता है, ये किस वर्ड जो है रिलेटेड टू कोई पर्सन है ना, पर्सन से क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए कि मून किस किया जब हमने क्या किया, क्लिक किया पिक्चर को। ठीक है, तो ये जो मून के लिए क्या वर्ड एज एज्यूमिंग एज अ पर्सन है ना, पर्सनिफिकेशन किया गया, उसको पर्सन बनाया गया। सेम अदर आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी, फूड को बोला जा रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, आई फेल्ट दैट फूड केप्ट, मुझे फूड बुला, मतलब भूख बहुत कस के लगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत कस के भूख लगी है,
वो हमें क्या कर रहा है, फूड कॉल कर रहा है। लेकिन सोच के देखिए, क्या फूड कॉल कर सकता है? नहीं कर सकता। ये नॉन लिविंग है, इसको लिविंग बनाया जा रहा है पर्सन की तरह। जैसे आदमी बुलाता है उसी तरह फूड केप्ट कॉलिंग में। तो अगर इस टाइप का कहीं सेंटेंस है, दैट इज रिलेटेड टू पर्सनिफिकेशन कहलाएगा। पर्सोनिफिकेशन सेम है कि पर्सन से रिलेटेड है, यानी कि हम कोई भी चीज़ नॉन लिविंग को, जो एक्चुअली में नॉन लिविंग है, उसे हम जस्ट वर्किंग लाइक अ पर्सन की तरह, किसी लोगों की तरह, लिविंग की तरह हम वर्क करें। आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग में, फूड कॉल नहीं कर सकते, लेकिन वर्किंग लाइक अ पर्सनिफिकेशन कहलाएगा। द स्टार्स वेयर स्पार्कलिंग, स्टार्स आकाश, आकाश में क्या हो रहा है, स्पार्कलिंग कर रहे हैं। विंकिंग, आँख, जैसे विंक मतलब करता है आँख मारना ना, और टिमटिमा रहे हैं। एट ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि स्टार्स तो हम लोग के ऊपर थोड़ी विंकिंग करेगा, हम लोग के तरफ तो स्पार्कलिंग करेगा। जैसे क्या करते हैं, बॉयज करते हैं, गर्ल्स करते हैं, विंकिंग करते हैं। ये जो वर्ब जो हो रहा है, जो वर्क किया जा रहा है, इट इज़ वर्किंग लाइक अ एनी लिविंग बींग्स, जस्ट लाइक ए मैन, वोमैन, वट एवर, जितने लिविंग उसी के तरह। हमने क्या करा, वो लिविंग बींग का जो है कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, स्टार के साथ। स्टार्स क्या है, तो नॉन लिविंग है, हमें पता है कि ये बड़ी है जो नॉन लिविंग है। तो हमने देखा कि कैसा पर्सनिफिकेशन हुआ कि कोई भी जो नॉन लिविंग है उसका क्या कहना, विल गोइंग टू बी कंपेयर एंड वर्किंग लाइक जस्ट नॉन लिविंग इज वर्किंग लाइक अ लिविंग बींग्स, एक ह्यूमन की तरह अगर ये वर्क करता है तो पर्सनिफिकेशन कहलाता है। तो हमने देख लिया स्मेली देख लिया, हमने मेटाफोर देख लिया, पर्सनिफिकेशन देख लिया। अगला जो है अपोस्ट्रोफी हम देखेंगे। क्या होता है अपोस्ट्रोफी? अपोस्ट्रोफी, देखिए नाम है अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब हो जाता है, अगर आप इसको याद करने के तरीके से बनाए तो अपोस्ट्रोफी किसी भी आदमी या जानवर के पता अपोस्ट्रोफी लग गया, इसका मतलब कि वो चला गया, ठीक है। कहते हैं अपोस्ट्रोफी लग गया मतलब स्टॉप हो गया। अपोस्ट्रोफी मतलब होता है स्टॉप। ये समझने और याद करने के तरीके के लिए मैं बता रहा हूँ। अपोस्ट्रोफी इसका मतलब क्या होता है कि वैसा फिगर ऑफ स्पीच, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फिगर ऑफ द स्पीच यू यूज टू एड्रेस समवन। ये क्या है, किसी को एड्रेस करेगा, एड्रेस समवन, किसको एड्रेस करेगा? हमने अभी बताया कि अपोस्ट्रोफी में है कि जो अवेलेबल नहीं है, हु इज एब्सेंट और डेड। इसका मतलब हुआ कि हम अगर किसी सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि हम किसी को एड्रेस करें जो ऑलरेडी है नहीं, किसी को भी एब्सेंट है जो है नहीं, या क्या है, एब्सेंट है यानी डेड है। अगर इसका मतलब कि अगर हम किसी भी डेड पर्सन को अगर हम किसी सेंटेंस से एड्रेस कर रहे हैं, वो अपोस्ट्रोफी कहलाता है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि अपोस्ट्रोफी हो गया, इसका मतलब क्या कि उसका डेथ हो गया या उसके बारे में जिसकी यहाँ पर उपस्थिति नहीं है। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसा कि सेंटेंस लिखा, ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर थाउ रोमियो। इसमें ये जो जूलियट जो है ना, एक बालकोनी में खड़ा है, जस्ट ही इज एड्रेसिंग टू द रोमियो जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर इज आर, मतलब तुम कहाँ हो रोमियो, उसके बारे में जो वहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर रोमियो है नहीं, उसके बारे में बोला जा रहा है। जस्ट वी हैव टू फेस इट आउट कि क्या बोला जा रहा है कि रोमियो जो है अवेलेबल नहीं, उसके बारे में अगर कोई स्टैंजा लिखा गया, दैट इज रिलेटेड टू द अपोस्ट्रोफी स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, पोएटिक डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें आपको ऐसा लगे कि जो भी जिसके बारे में बोला जा रहा है वो वहाँ एब्सेंट है, अवेलेबल नहीं है, या उसकी मृत्यु हो चुकी है, जस्ट लाइक यू कैन से नॉट अवेलेबल दैट टाइम। ओके, अब हमने जैसा कि देखा सिमिली के बारे में पढ़ लिया, मेटाफोर पढ़ लिया, पर्सनिफिकेशन पढ़ लिया और अपोस्ट्रोफी पढ़ लिया। अगला जो पढ़ेंगे हम अलिटरेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है अलिटरेशन? अलिटरेशन अगर हमें पता करना है कि जो पोएटिक डिवाइस में जो सेंटेंस यूज़ किया गया है वो अलिटरेशन है कि क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हम ये समझेंगे कि कैसे वो इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें अलिटरेशन में जो यूज़ हम करते हैं, सबसे पहली बात, जो अगर सेंटेंस को में जो भी वर्ड्स है वो फाउंड किए, यूजिंग वर्ड्स जो है उसमें बिगिनिंग विद सिमिलर कॉन्सोनेंट और वोवेल, सिमिलर कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, ठीक है। यानी कि सेम जो वर्ड्स अगल बगल जो यूज किया गया है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि द फेयर ब्रीज ब्लू, द फेयर ब्रीज ब्लू, यानी कि बी और बी सेम क्या हो रहा है, लेटर हमारा आ रहा है, ये जो लेटर है कॉन्सोनेंट है, सेम अगर आ रहा है तो किससे रिलेटेड होगा, अलिटरेशन से होगा। अदर क्या है, द वाइट फोम फ्लू, द वाइट फोम फ्लू। यहाँ भी देख रहे हैं कि दो जो एडजस्टेंट है दोनों का क्या है कि जो स्टार्टिंग का जो लेटर है बराबर है, कॉन्सोनेंट है,
तो हम यहाँ क्या इसको कहेंगे, अलिट्रेशन कहते हैं। एंड द फॉलोड फ्री यहाँ पे हम देखें एफ एफ एफ। अगर इस तरह से एडजेसेंट जो भी वर्ड्स रहेंगे उसके अगर फर्स्ट लेटर जो है हमें इधर वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट अगर सेम हो तो ये क्या कराएगा, अलिट्रेशन कराएगा। ठीक है, अलिट्रेशन याद करने के लिए आप ये सोच लीजिएगा या माइंड में दिमाग में रख लेंगे कि जो जितने भी जो एडजेसेंट वर्ड्स होंगे उसके फर्स्ट लेटर अगर बराबर होंगे तो अलिट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसके अलावा अगला जो है टॉपिक हमारा होगा क्या, अलिट्रेशन हमने पढ़ लिया, एजोनेंस बचा हुआ है। अगला जो यहाँ पर है आपके सामने एजोनेंस है। एजोनेंस में क्या होता है कि हैविंग सिमिलर, हमने देखा कि इसके पहले जो अलिट्रेशन हमने देख लिया, अलिट्रेशन में क्या देखा था कि जो स्टार्टिंग जो इधर वॉवेल या कॉन्सोनेंट होंगे सिमिलर होंगे, लेकिन इसमें ये कंडीशन आता है कि अलिट्रेशन में कि दोनों जो वर्ड्स होंगे एक दूसरे के साथ में होंगे, जैसा हमने पहले देखा था। लेकिन यहाँ होगा सिमिलर वॉवेल साउंड होगा, वॉवेल साउंड यहाँ क्या होगा, सिमिलर होगा, कंसिक्यूटिवली होगा, लेकिन इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ, ये अलिट्रेशन का ही वेरिएशन फॉर्म। ये दोनों में समझने में काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आज मैं क्लियर करता हूँ कैसे दोनों को समझ पाएंगे। नीड नॉट प्लेस, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जनरली अगर साथ में होकर अगर स्टार्टिंग जो लेटर से सेम होगा तो अलिट्रेशन कराएगा। असोनेंस में क्या हो जाएगा, जैसे कि आई लाइक योर आईज, यहाँ देखिए आई यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर जो फोनेटिक्स में जो लेटर यूज किया आई यानी वोवेल आई लाइक, यहाँ भी आई लाइक हो गया। ठीक है, आई लाइक योर आईज, यहाँ भी क्या है फोनेटिक। फोनेटिक क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें जो बोलने का जो रिदम होता है दैट इज कॉल्ड फोनेटिक कहलाता है। फोनेटिक जैसे आई यूज किया गया, लाइक, इसमें भी लाइक होता है, ल और आई यूज किया हुआ है, सेम आईज, यानी कि तीनों में हम देख रहे हैं क्या कि सेम वोवेल यूज। हमने ही बोला कि सिमिलर वोवेल होना चाहिए। डिफरेंट वॉवेल्स जब हम फोनेटिक्स यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिसमें अगर सिमिलर वॉवेल अगर उसमें या इंक्लूड किया जा रहा है या अदरवाइज यहाँ देखते हैं हेयर द मेलो, हेयर मेलो, ए दोनों में आ रहा है ना, मेलो हेयर वेडिंग, ए इसमें भी आ रहा है, यानी कि तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है बेल्स। तो देख रहे हैं जब प्रोनाउंसिएशन से हेयर द मेलो वेडिंग बेल्स, हेयर द मेलो वेडिंग बेल्स, यहाँ देख रहे हैं कि रिदम में जो आ रहा है ई प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब फोनेटिक्स ये यूज कर रहे हैं। ई अगर यूज कर रहे हैं इसका मतलब कि जो वोवेल सब में क्या हो रहा है, ई फोनेटिक्स का यूज हो रहा है। ये क्या कहलाएगा, हमारा असोनेंस कहलाएगा। इसको और अलिट्रेशन में कंफ्यूज नहीं होगा। छठा हमने असोनेंस पढ़ा, अगर नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइपरबोल के बारे में क्या कहते हैं देखा जाएगा। जैसा कि अगला जो है हाइपरबोल में कहता है हाइपर का मतलब होता है काफ़ी प्रेशर लगाना, काफ़ी हाई चीज़ को बोलना, हाइपरबोल है। इसका मतलब अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, वैसा वे ऑफ स्पीकिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर, जो साउंड है उसको बेटर बनाना, मोर अट्रैक्टिव बनाना, मोर एक्साइटिंग, मोर डेंजरस बनाना। इसका मतलब ऐसा वर्ड को जब उसमें हम कंपेयर करेंगे काफ़ी अट्रैक्टिव हो, जैसा मैं काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से बोल रहा हूँ, सेम यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपेरिजन यूज़ करेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपेरिजन हमें पता है कि वो हम उसमें क्या करते हैं, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग, इस तरह से सेंटेंस यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी भी स्टांजा को काफ़ी एम्फैटिक तरीके से बना रहे हैं, उस चीज़ पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स इसके देखेंगे क्या क्या हाइपरबोल्स में आ सकते हैं। ओके, जैसा कि एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि श्याम कैरिड होम और टन ऑफ पेपर्स, एक टन ऑफ पेपर, टन पर मतलब क्या काफ़ी प्रेशर, क्या टन ऑफ पेपर लाया तो नहीं हो गया, बताया जा रहा है कि टन ऑफ पेपर मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेपर क्यों क्या हुआ कैरिड किया कि उसका ग्रेडिंग जो है फ्राइडे के पहले थोड़ा बेटर हो जाए। इसका मतलब जो टन ऑफ पेपर जो लाया गया, इसका मतलब टन ऑफ पेपर नहीं लाया गया, इस फैटिक डाला गया, मोर प्रेशर डाला गया कि टन ऑफ पेपर पर। ठीक है, इसका मतलब कि पूरे सेंटेंस को क्या ब्यूटीफाई कर रहा है, इसको मोर एक्साइटिंग बना रहा है ना। श्याम कैरिड होम अ टन ऑफ पेपर्स, एक्चुअली टन ऑफ पेपर लाया नहीं। तो हम आप कभी भी किसी सेंटेंस में इस प्रकार का हम अगर सेंटेंस वर्ड देखेंगे जो उस सेंटेंस को और ब्यूटीफुली और काफ़ी मोर एम्फैटिक बना रहा है और मोर बेटर बना रहा है, तो हम इसको हम क्या कहेंगे, हाइपरबोल कहेंगे। हाइपरबोल के एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ, आई कुड ईट ऑल द फूड्स, आई कुड, मैं सारा भोजन खा जाऊंगा, ऐसा होता है क्या। बट यहाँ पर क्या है, कुड ऑल द फूड्स, यहाँ देख रहे हैं एम्फैटिक किया जा रहा है कि मतलब उसको आप प्रेशर किया जाए, मैं कुछ ज़्यादा ही भूखा हूँ, इतना ज़्यादा हूँ कि मैं सारा का सारा भोजन खा जाऊंगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एम्फैटिक किया गया कि ईट ऑल द फूड्स,
तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपको मिले कि जिस इस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। तो हमने देख लिया कि हाइपरबोली भी हमने पढ़ लिया है। अब यूफेमिज्म हम पढ़ेंगे, यूफेमिज्म है क्या। ओके, जैसा कि देख रहे हैं यूफेमिज्म में क्या होता है कि वैसा सेंटेंस का जो वर्ड है उसमें हमें किसी भी चीज़ के लिए अनप्लीजेंट, दुखद, सैड, या कह सकते हैं कि मतलब जिसे हमें तिरस्कृत, काफ़ी कम आंकड़ा, मतलब हिज एग्जाम्पल हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट वीक। पास्ड अवे मतलब कि दुखद घटना है ना। अगर इस टाइप का सेंटेंस होगा तो यूफेमिज्म कहलाएगा। वी हैव डिफरेंटली एबल, अगर तिरस्कृत किया हुआ, काफ़ी डिफरेंटली एबल मतलब कि अपंग लोग जो चल नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते, वैसा जो बंदा है, मैन है, वर्किंग एज ए सिक्योरिटी। तभी दुखद की घटना सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए, काफ़ी एबल पर्सन होना चाहिए, जो पूरी तरीके से हेल्दी है वो होना चाहिए। लेकिन यार वी हैव डिफरेंटली एबल मैन वर्किंग एज ए सिक्योरिटी, यहाँ पर क्या ये भी दुखद घटना है जो क्या शो करता है कि यूफेमिज्म को शो करता है। तो हमने यूफेमिज्म समझा कि ये पूरी तरीके से अगर सैडनेस में आ जाए तो यूफेमिज्म कहलाता है। अगला देखेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, क्या टॉपिक ये कवर करता है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, हम उसको देखते हैं। तो जैसा कि अगला देख रहे हैं एंटीथेसिस, नाम है एंटीथेसिस, मतलब वो थेसिस जो एक दूसरे के विपरीत हो या एक दूसरे के सन्निकट हो। यहाँ जैसे देख रहे हैं स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, वैसा आइडियाज पूरा स्ट्रांगली उस पर फोकस किया जा रहा है। इन जक्स्टा पोजिशन का मतलब होता है अगल बगल, ठीक है, अगल बगल, यानी अगल बगल जो सेंटेंस होगा एक दूसरे से को रिलेटेड। सबसे पहले बात तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड होगा मतलब क्या, वो मिनिमम उसमें 2 सेंटेंस होने हैं, मिनिमम 2 सेंटेंस उसमें इंक्लूड होंगे। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज उसमें क्या होगा, इंक्लूड होंगे। कंपाउंड सेंटेंस होंगे, जैसा हमने बोला था कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सेपरेट बाई कॉमा होगा या सेमी कॉलम। तो हम एक एग्जाम्पल है, जैसे आर्ट इज लॉन्ग, यानी आर्ट इज लॉन्ग, आर्ट, आर्ट क्या है, काफी लंबा, आर्ट कभी खत्म नहीं होता, कोई भी आर्ट हो, आपके अंदर कोई आर्ट हो कभी खत्म नहीं होने वाला। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिंग, लेकिन टाइम क्या है, टाइम भाग रहा है, टाइम इज फ्लिटिंग, है ना, टाइम को कोई रोक नहीं सकता है। क्या सेपरेट बाई कॉमा, सेमी कॉलम से भी हो सकता है, ठीक है, सेमी कॉलम का साइन ये होगा। ओके, तो आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग, अगर ऐसा सेंटेंस, 2 सेंटेंस हमने देख लिया, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग, 2 सेंटेंस को मिलाकर एंड बनाया तो हमें पता चल गया कि कंपाउंड सेंटेंस है। अगर कंपाउंड सेंटेंस रहे और 2 क्या अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि आर्ट इज लॉन्ग है और टाइम इज फ्लिटिंग, दैट इज कॉल्ड हमारा एंटीथेसिस कहलाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके देंगे। अगला जो टॉपिक आपके सामने आएगा ऑक्सीमोरन देखेंगे, ठीक है, ऑक्सीमोरन, इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑक्सीमोरन को पहचानेंगे कैसे कि जिस सेंटेंस में या कोई भी आपका पोइटिक हो या लिटरेचर हो, किसी में भी अगर 2 अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी आइटम, एक दूसरे के अपोजिट, जैसे यहाँ पर कहते हैं हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर, तो ऑनर क्या है, अपोजिट है ना, डिसऑनर एक दूसरे का अपोजिट है। अगर ऐसा किसी भी सेंटेंस में मिले तो ऑक्सीमोरन कहलाएगा, ठीक है। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर, इसका मतलब इसका ये अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जहाँ सेंटेंस या वर्ड आएंगे सेंटेंस में तो क्या होगा, ऑक्सीमोरन होगा। पार्टिंग इन स्वीट भी है, सैरो भी है ना, स्वीट भी है, सैरो है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी आइटम्स कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड हमारा ऑक्सीमोरन। फेदर ऑफ लीड, ब्राइट स्मोक, है ना, ब्राइट स्मोक ऑफ कोल्ड फायर, सिक है, देखना ब्राइट पॉजिटिव दिखा रहा है, कोल्ड यहाँ जस्ट अपोजिट दिखा रहा है, ठंडा है, सिक ये हमारा क्या बैड दिखा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव है। इसका मतलब भी कोई भी सेंटेंस में अगर आपको दिखे कि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीमोरन। एक बात बता देता हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस या कोई भी स्टैंजा में, कोई भी अगर हमारे राइटर के स्टैंजा निकाल कर आपके लिए पोइट्री का ले आए हैं, अगर उसमें हो सकते हैं कि बहुत सारे क्या हो सकते हैं, हमारे ये पोइटिक डिवाइस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस में एक ही हो, एक सेंटेंस में बहुत सारा पोइटिक डिवाइस हो सकते हैं। यू विल हैव टू सिलेक्ट देयर कि कौन कौन उसमें पोइटिक डिवाइस है। जैसा कि स्टार्टिंग हमने बोला था कि फिगर ऑफ स्पीच जो पोइटिक डिवाइस है कुछ है नहीं, दिस इज द डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स, योर सेंटेंस, योर पोएम, योर वट आर द पोएटिक वट एवर द, सारी का के डेकोरेटिव डिवाइसेस है। बाय दिस वी कैन डेकोरेट दैट स्टैंजा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई एक ही आइटम से डेकोरेट करें, बहुत सारे आइटम, बहुत सारे हमारे डिवाइसेस जो हम डेकोरेट करेंगे। जैसा एक अगर लेडी या गर्ल्स अगर रेडी होती है तो रेडी में बहुत सारे हमारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे आप ऑर्नामेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ओके, अगला जो टॉपिक आएगा वो देखें एपिग्राम।
ईपीग्राम को समझना बहुत ईजी है। ईपीग्राम है क्या? ईपीग्राम का अगर मैं हिंदी इसको बता दूं तो आप आराम से समझ जाइए। ईपीग्राम का मतलब होता है चुटकुला। चुटकुला क्या होता है? एक छोटा सा सेंटेंस होता है जिसमें लोगों को हास्यपद के लिए आगे अग्रेसित करता है, मतलब आपको हंसाता है। ईपीग्राम इज अ शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल आइडिया और थॉट अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड इन ए विटी। चुटकुला मतलब हंसाने के लिए, फनी मैनर के लिए। इसके लिए कोई भी सेंटेंस आपको बोला जाए जिससे आपको हंसी आए, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, फनी आइडिया, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। चुटकुला कहलाता है। तो चुटकुला बहुत तरीके से हो सकता है। एपिग्राम यूजुअली सेड बाय समवन एंड डॉक्यूमेंटेड। किसी के बारे में भी खासकर हम चुटकुला बोल सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला भी बात बोल सकते हैं। इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल दैन कर्स द डार्कनेस। इस प्रकार का कुछ चुटकुला आप यूज कर सकते हैं किसी को हंसाने के लिए, कि जैसे कि देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड वर्स दैन द बीइंग टॉकिंग अबाउट द दैट इज नॉट बीइंग टॉक अबाउट। मतलब कह सकते हैं कि दुनिया में वैसा चीज जो अवेलेबल भी नहीं हो, जैसे सन के बारे में कुछ कह दिया जाए जिसके आपको हंसी आए, तो क्या हमारा एपिग्राम कहला जाएगा। कोई भी किसी को, खासकर जब हम कोई भी ऑनलाइन अगर कुछ देखना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा जो हमें हंसाने के लिए मजबूर करे, तो चुटकुला कह सकते हैं उसको। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। ये बताइए कोई बात है कि निश्चित है कोई भी चाइल्ड होगा तो किसी भी व्यक्ति का क्या पिताजी ही होगा ना। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, जस्ट यू आर सम टिकलिंग फ्रॉम दैट ना, फ्रॉम इंटरनल यू आर थिंकिंग व्हाट द फुलिश सेंटेंस हैज बीन गिवन। रियली द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इट इज ऑब्वियसली चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। हो सकता है क्या? एक बार फिर से चुटकुला हो गया, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। कैसे हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा समझने के लिए मजबूर कर दिया ना कि चाइल्ड तो जनरली क्या होगा, सन होगा ना। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, किसी मैन का फादर चाइल्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या क्या होगा, द चाइल्ड इज सन ऑफ मैन, ये हो सकता है, पॉसिबल। तो थोड़ा सा क्या हुआ कि एक चुटकुला के रूप में, एपिग्राम के रूप में आपको पेश किया गया, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। यहाँ पर आपका जो हंसी बनेगा इस तरह से बनेगा, है ना। क्या हुआ? क्योंकि ये हमें हंसने का मजबूर किया, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस प्रकार के कोई जो भी सेंटेंस जो आपको लगा कि थोड़ा सा हंसाने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड एपिग्राम कहलाएगा। तो हमने इस पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से ये है सारे जो 16 हमने लिखे हैं पोएटिक डिवाइस उसको यूज़ किया है। तो 60 तक हमने, 10 तक ऑक्सीमोरन तक हमने देख लिया, साथ ही साथ अभी एपिग्राम देखा, यानी 11 जो है पार्ट हमने देख लिया। बाकी 4-5 अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, देन आफ्टर आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बाकी जो बचे हुए मैं अगले पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। तो हमने देख लिया सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, ये सारे डिस्क्रिप्शन हमने एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल के साथ सीखे। कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।